बहुत समय पहले, समय की धूल में छिपे एक युग में धरती पर एक ऐसी जगह थी जिसे मानचित्रों में दर्ज नहीं किया गया था, मोरवती। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि एक जीवित जंगल के बीचों बीच बसी एक ऐसी नगरी थी जहां पेड़ बोलते थे, हवा गुनगुनाती थी और चांदनी जमीन पर उतरकर बागों में नहाया करती थी। यहाँ की राजकुमारी थी वसुधा, एक लड़की जो इतनी सुंदर तो थी कि उसे देखकर मोती भी शर्मा जाए। पर उसका सौंदर्य उसकी सबसे बड़ी पहचान नहीं था। असल में वह असाधारण थी, क्योंकि वह मोरों की भाषा समझ सकती थी। बचपन और मोरों से रिश्ता वसुधा का बचपन बहुत अलग था। जहां दूसरी राजकुमारियां गुड़ियों से खेलती, वहां वसुधा सुबह सुबह बाग में जाकर मोरों के साथ बैठती, उनसे बातें करती, उनकी कहानियां सुनती। उसे लगता जैसे ये मोर केवल पक्षी नहीं, बल्कि उसके जीवन का एक हिस्सा थे। उसकी माँ की तरह स्नेही, उसके पिता की तरह रक्षक और उसके भाई जैसे चुलबुले। वह उन्हें नामों से बुलाती, अर्जुन, नील, चित्रा, माधव, रूपा। हर एक मोर के पास एक कहानी थी, एक व्यक्तित्व, एक जीवन। जब वह दुखी होती, अर्जुन अपनी पूंछ फैलाकर उसके आंसू पोंछता। जब वह हंसती, सारे मोर एक साथ नाच उठते। उसका जीवन जैसे इन परों में ही बसा था। अंधकार का आगमन पर इस शांति को देख दुनिया के अंधेरे हिस्से में बैठा कोई शांत नहीं रह सका। एक दिन उत्तर दिशा से काल भैरव नाम का एक तांत्रिक जंगल की सीमाओं पर आया। वह कई वर्षों से एक खजाने की तलाश में था, एक प्राचीन आत्मा का खजाना, जो कहा जाता था कि सिर्फ वही खोज सकता है जो वन के हृदय की भाषा समझे। काल भैरव ने यह जान लिया कि वसुधा के पास वह वरदान है। वह रात को अपने साए जैसे राक्षसों के साथ आया और राजमहल की सुरक्षा को पार करता हुआ वसुधा को अगवा कर ले गया। उसने उसे एक वीरान टावर में बंद कर दिया, एक ऐसा स्थान जहां न कोई गीत गूंजता था, न कोई हवा चलती थी, न मोर बोलते थे। कैद और टूटता मन वसुधा वहां चुप थी। न वह रोई, न चीखी, लेकिन उसका दिल एक टहनी की तरह टूट रहा था। उसे मोरों की चहचहाहट की याद सताती, उनकी कहानियां, उनके पंखों की छुअन। पर कैद में भी उसने हार नहीं मानी। उसे भरोसा था, वो आएंगे, उसके मोर, उसके अपने। मोरों का विद्रोह और दूर जंगल में मोर उदास नहीं थे, वे क्रोधित थे। अर्जुन, जो सबसे बुद्धिमान था, ने बाकी सभी मोरों को बुलाया। उसने अपनी चोंच से जंगल की जमीन पर एक गोल चक्र खींचा और सबने मिलकर प्राचीन आत्मा से आशीर्वाद मांगा। प्राचीन आत्मा ने उन्हें वरदान दिया, अगर तुम अपने पंखों की रोशनी को विश्वास से भर सको, तो कोई अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। फिर शुरू हुआ मोरों का सफर। वे धुएं की गुफाओं से गुजरे, जहां झूठ बोलने वाली छायाएं थीं। वे सपनों की झील पार की, जहां हर प्राणी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता था। पर हर बार वसुधा की स्मृति ने उन्हें आगे बढ़ाया। टावर का युद्ध अंत में वे उस काले टावर तक पहुंचे। वहां काल भैरव खड़ा था अपने जादू के साथ। उसने हवा में तलवारें बनाई, आग के गोले बरसाए। पर जैसे ही अर्जुन ने अपने पंखों को फैलाया, प्रेम, याद, विश्वास और त्याग की चमक उसमें थी। पूरा अंधकार थरथरा गया। वसुधा, जो मीनार की खिड़की से देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, न डर के बल्कि वापसी के। जैसे ही मोर भीतर पहुंचे, वसुधा ने अपनी हथेलियां मोरों के पंखों पर रखी और उसी क्षण एक प्रकाश विस्फोट हुआ। काल भैरव की सारी शक्ति विखंडित हो गई। उसका साया जल गया। वह चीखते हुए हवाओं में गुम हो गया। पुनर्मिलन और नई शुरुआत। वसुधा नीचे उतरी। उसने अर्जुन को गले लगाया, जैसे कोई बच्चा अपने खोए हुए दोस्त से मिले। राज्य लौटने पर लोगों ने जश्न मनाया, पर यह जीत सिर्फ जादू की नहीं थी, यह रिश्तों की थी, भरोसे की थी। उस दिन से वसुधा को मोरवती की रानी कहा जाने लगा। अब वह सिर्फ राज करती नहीं थी, वह हर दिल में बसती थी। उसने महल को मोरों के लिए खुला रखा। बागों में फिर चहचहाहट गूंजी, बच्चों ने मोरों से कहानियां सीखीं और हर शाम वसुधा बाग में जाकर कहती, मेरे पंखों वाले दोस्त, तुम सिर्फ पक्षी नहीं, मेरी आत्मा हो। कई वर्ष बीत चुके थे जब रानी वसुधा ने मोरों के साथ मिलकर काल भैरव की काली शक्ति को हराया था। तब से मोरवती राज्य में सिर्फ हरियाली, संगीत और शांति का राज्य था। लेकिन समय कभी ठहरता नहीं। अब उस रानी की बेटी राजकुमारी अवनी युवा हो चुकी थी।
अवनी का जन्म उस रात हुआ था जब आसमान में चांद और सूरज एक साथ दिखाई दिए थे, एक दुर्लभ संयोग जिसे जंगल की आत्मा का आशीर्वाद माना जाता था। विरासत और अवनी का स्वभाव वसुधा की तरह अवनी भी बेहद संवेदनशील थी, पर उसमें एक अलग आग थी, एक सवालों से भरा मन और खोजने की अदम्य इच्छा। वह भी मोरों से बात कर सकती थी, पर उसका रिश्ता केवल प्रेमपूर्ण नहीं बल्कि जिज्ञासापूर्ण था। अर्जुन दादा, वह अपने माँ के पुराने साथी मोर से पूछती, क्या मोरों का कोई और भी राज्य है जो माँ को नहीं मालूम? अर्जुन की आंखों में चुप्पी उतर जाती। कुछ रहस्य समय से पहले उजागर नहीं होते, बिटिया। पर एक रात कुछ बदल गया। जंगल की करवट एक रात, जब अवनी बाग में अकेली घूम रही थी, उसे एक अजनबी मोर दिखा। उसके पंख काले थे, किनारों पर हल्की नीली रेखा थी, जैसे वह अंधकार से जन्मा हो। उसने अवनी की ओर देखा। उसकी आंखें इंसान जैसी थीं। तुम रानी वसुधा की बेटी हो? वह बोला। अवनी ठिठक गई। तुम कौन हो? मैं हूं श्रवण, मोरों का खोया हुआ वंश। तुम्हारी माँ ने काल भैरव को हराया, लेकिन उसका साया अब भी एक दरार में जीवित है, मोरवती के नीचे। प्राचीन रहस्य की खोज। श्रवण ने अवनी को बताया कि मोरवती की नींव के नीचे एक दूसरा जंगल है, छाया वन, जहां काल भैरव की कुछ शेष छायाएं अब भी जिंदा हैं। वे किसी कांच के मोर की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो भविष्य को बदल सकता है। अवनी को भीतर एक खिंचाव सा महसूस हुआ। वह जानती थी कि उसकी माँ को इस बारे में कुछ मालूम नहीं। यह उसकी खुद की यात्रा थी। अवनी की टोली अवनी ने अपने सबसे भरोसेमंद मित्रों को चुना। श्रवण, वह रहस्यमय मोरवीरा, एक योद्धा लड़की जिसकी तलवार चांदी से बनी थी, ईशान, एक युवा चित्रकार जो अपनी कला से वास्तविकता बदल सकता था, और चित्रा, एक छोटी सी मोरनी जो भविष्य के सपने देख सकती थी। वे साथ निकले, मोरवती के नीचे उतरने, उस दरार से गुजरने जहां इतिहास की भूली हुई परतें नींद में थीं। छाया वन और आत्मा का परीक्षण। छाया वन कोई जगह नहीं थी, वह एक मनोस्थिति थी। यहाँ पेड़ नहीं, स्मृतियां थीं। हर एक को उसका सबसे बड़ा डर दिखता था। वीरा को दिखा कि वह अकेली मर रही है। ईशान को दिखा कि उसकी कला व्यर्थ है। चित्रा को दिखा कि उसका भविष्य अंधकार से भरा है। अवनी को दिखा कि वह अपनी माँ की तरह महान नहीं बन पाएगी। श्रवण बोला, सिर्फ वही आगे जा सकता है जो अपनी परछाई को गले लगाए। अवनी ने अपनी आंखें बंद कीं और माँ की एक बात याद की, हिम्मत का मतलब डर न होना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। और फिर सबने अपनी परछाइयों को स्वीकार किया। कांच का मोर और अंतिम द्वार। वन के अंत में एक मंदिर था, मोर नारायण का मंदिर। उसके अंदर था कांच का मोर। जब अवनी ने उसे छुआ, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। कांच का मोर बोल उठा, तुम अपनी माँ की संतान हो, पर अपनी राह खुद बनाई। अब तुम्हारे पंखों से नया युग जन्म लेगा। और उसी क्षण छाया वन नष्ट हो गया। काल भैरव की अंतिम छाया एक चिंगारी बनकर उड़ गई। वापसी और नया अध्याय। अवनी जब वापस आई, वसुधा उसकी आंखों में कुछ नया देख सकी, एक रानी नहीं, एक भविष्य। अवनी अब मोरवती की नई मार्गदर्शक बनी, पर उसकी बादशाहत राजमहल में नहीं थी, बल्कि उन बच्चों के दिलों में जो जंगल में घूमते हुए मोरों से बातें करते थे, उन कलाकारों में जो पंखों को रंगों से सजाते थे, और उन सपनों में जहां हर कोई उड़ सकता था। इस भाग का सार, यह कहानी एक नई पीढ़ी की है, जो विरासत को सिर पर नहीं, दिल में रखती है, जो शक्ति से नहीं, समझदारी और संवेदनशीलता से जीतती है। राजकुमारी अवनी हम सब के भीतर की उस आवाज का प्रतीक है जो कहती है, मैं डरती हूँ पर फिर भी उड़ूंगी। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।